हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भाई ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी वीडियोस को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम प्रकाश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। तो हुआ यूँ कि लॉकडाउन के 1 महीने के बाद का समय है। अचानक यूँ लॉकडाउन आने से लोगों की ज़िंदगी बदल गई थी। लोग अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे थे और इस बीच हमारी बाहर जाने की आदत जैसे छूट गई थी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब फाइनेंशियली सब कुछ ठीक था, पर फिर भी कहीं ना कहीं से दिमागी रूप से हमें अलग फील हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि रात के 12-1 बजे तक ऐसे ही जागेंगे और फिर वैसे भी कोई भी बाहर होगा नहीं, तो बाहर जाके एक राउंड मार के आएंगे। आधे घंटे 1 घंटे बात करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और सुबह लेट उठेंगे और फिर बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, यही चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी, तो हमने किया भी ऐसा। दूसरे दिन से हम लोग रात के 11-12 बजे तक जागते, कुछ ना कुछ खेल खेलते। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मेरी उम्र 45 साल की है। मेरे 2 बच्चे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने घर रेंट पे लिया था जो कि शहर से थोड़ा दूर था, और वो एरिया भी ऐसा था कि उतने बड़े एरिया में घर बहुत ही कम थे। मतलब पास का घर तकरीबन 100-200 मीटर का होगा। मैं मेरी बीवी के साथ और 2 बच्चों के साथ लूडो गेम खेलता या दूसरे कोई गेम खेलता। गेम खेलने के बाद हम लोग बातें करते, कुछ ना कुछ नाश्ता रात को बनाते, खाते और फिर ऐसे ही बाहर टहलने को निकल जाते। कोरोना का डर तो था, पर अभी आधी रात में कौन आता। बस यही सोच के हम बाहर टहलने को निकल जाते। एक रात की बात है, मेरे 2 बच्चों को नींद आ रही थी, तो वो लोग सो गए। अब मुझे आदत हो चुकी थी और मैंने उस रात समोसे भी खाए थे, तो मुझे पेट में थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। मैंने फिर मेरी वाइफ से कहा कि यार देखो, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है और मेरे पेट में भी गड़बड़ है, तो लगता है मुझे 2-3 राउंड मारने ही पड़ेंगे। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि ठीक है, तो आप 2-3 राउंड मार के आइए, मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे सो गए हैं। अगर वो रात को उठेंगे और हमें नहीं पाएंगे तो शायद वो डर जाएंगे। फिर मैंने भी उसकी बात मान ली। मेरी बीवी ने मुझे सोडा पिलाया और मैं घर के बाहर निकल गया। तो वो एरिया ऐसा था कि मतलब पेड़ ही पेड़ थे। उतने बड़े एरिया में बहुत सारे कम, मतलब बहुत कम घर थे, और कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट जल जाती तो उतना ही एरिया दिखता। और वहाँ एक पार्क जैसा भी था। मैं बस चलते जा रहा था, मेरा पेट ठीक नहीं था, इसलिए मैं बस चलते ही जा रहा था। मैं तकरीबन अपने घर से 1 किलोमीटर दूर आ चुका था। मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही सीधे जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मैंने दूसरा रास्ता पेड़ों से भरा हुआ है उस रास्ते को चुन के थोड़ा लॉन्ग कट लेके जाने का सोचा। वैसे भी मेरे पेट में मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वो ही रास्ते से जाने लगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस एरिया से मैं जाने की कोशिश कर रहा था उस एरिया से दिन के टाइम पे भी लोग नहीं जाते, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ कुछ ऐसा रहता है जिसे हमें नहीं देखना चाहिए। मैं बस अब चलने ही लगा और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था, क्योंकि मुझे भी अजीब फील हो रहा था। वहाँ पे ऐसी शांति थी, ऐसा सन्नाटा था जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं इतने टाइम से इस जगह पे रह रहा था, पर मैंने भी कभी इस रास्ते को अच्छे से चेक नहीं किया। बस रेगुलर रास्ता जो होता था वहाँ से आते और वहाँ से जाते। और ये टाइम भी कोरोना का था, तो लोग कोई भी ज़्यादा बाहर निकलते नहीं थे। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था। मेरी नज़र थोड़ी दूर पड़ी, एक स्ट्रीट लाइट के आगे कोई खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह पक्का कोई ना कोई मेरे जैसा खड़ा होगा। 5-6 सेकंड्स के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे से अभी कोई भाग के दूसरी तरफ चले गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने सोचा कि मुझे डरना नहीं चाहिए, अपना ही एरिया है ना, होगा कोई जानवर। बस मैं आगे बढ़ते जा रहा था और जो चीज़ मुझे आगे दिख रही थी मैं उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई अपना ही होगा। पर जैसे ही मैं उस चीज़ के पास गया, मैंने नोटिस किया कि
वो एक औरत है जिसने नॉर्मल ही साड़ी पहने ही रखी थी, जैसे हम राजस्थानी लोग पहनते हैं ना, वो वैसे ही साड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि होगी कोई औरत, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें पूछ ही लूँ, क्योंकि इस टाइम पे किसी औरत का वो भी ऐसी जगह पे होना नॉर्मल नहीं है और सेफ भी नहीं है। फिर मैं उसके पास गया। मैंने कहा कि बहन जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे अपनी पीठ दिखा के आगे चलते जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो औरत मेरे बारे में गलत समझ रही है। फिर मैंने कहा कि देखिए बहन जी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। पर वो मेरी बात सुन नहीं रही थी। वो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रही थी। वो जैसे ही चल रही थी, मुझे उसके घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। कुल मिला के ये कह सकते हो कि जैसे उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, मेरे अंदर का डर इतना बढ़ते जा रहा था कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे फिर से। पता नहीं मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। पता नहीं मैंने उसके पैरों पे क्यों देखा। जैसे ही मैंने उसके पैरों पे देखा, मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। मैं समझ गया था कि भाई अभी तो मुश्किल है, अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मैं मर ही जाऊंगा। शायद उस औरत को पता चल गया था। वो अचानक से रुक गई और जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी वो आवाज़ उस सन्नाटे में, अंधेरे में ऐसे गूंज रही थी जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। मैं भी ज़ोर से चिल्लाया और भगवान का नाम लेके भागने लगा। जैसे ही मैं भागने लगा, वो औरत भी मेरे पीछे पड़ गई। मैंने देखा कि वो औरत अब चल नहीं रही, वो हवा में उड़ रही है। थोड़े ही सेकंड्स में वो औरत मेरे सामने आ गई। जैसे ही मुझे लगा कि मैं उस औरत से टकराने वाला हूँ, मैं वो एकदम से रुक गया। आप नहीं मानोगे, मैं उस औरत के आर पार हो चुका था। अब मेरे पैर वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। मेरे पैर पे चोट लगी थी। फिर मैं अब वही रास्ते पे आ गया जिस रास्ते से मैंने चलना शुरू किया था, यानी कि उस रास्ते से जो रास्ता खतरनाक था। मैं वहाँ पे आ गया और थोड़े आगे एक बेंच थी, वहाँ पे बैठ गया। मैंने सोचा कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर शायद मैं गलत था। उस दिन किस्मत ने मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। तो समझ लीजिए कि मैं एक बेंच पे बैठा था और उसके पीछे का एरिया एकदम खाली था। एक 5 से 6 फुट की एक दीवार लगी थी। मैं ऐसे ही बैठ के सांस ले रहा था और सोच रहा था कि क्या करूँ। मैं इतना डर गया था कि अब मैं वहाँ से हिलना भी नहीं चाहता था। मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि अचानक से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैंने वहीं पे टॉयलेट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मुझे इतना डर लग गया कि मैं अपने डर को काबू में नहीं रख पाया। मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने एक डरावना चेहरा देखा। शायद ऐसा चेहरा जिसके बारे में बताने पर भी मैं डरता हूँ। मैं ज़ोर से चिल्लाया और वही गिर गया। दूसरे दिन मेरी आंख अस्पताल में खुली। मेरी बीवी और बच्चे रो रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि मुझे माइनर स्ट्रोक आया है, पर मेरा मेडिकल रिकॉर्ड एकदम ठीक था। शायद पिछली रात इतना डरने के कारण मेरे साथ वो सब हुआ होगा। मैंने मेरे बीवी को ये सारी चीज़ें बताई। वो उसके मायके गई और फिर एक तावीज़ लेके आई और कहा कि ये कुछ भी हो जाए, ये तावीज़ आप मत उतारना, वरना उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। फिर तब से मेरी तबीयत में बहुत सुधार आ गया है। आज के टाइम पे भी लॉकडाउन का कोई सीन नहीं है। मैं अपना काम भी ठीक से कर पा रहा हूँ। मेरा नाम वीना है और मैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। तो हुआ यूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे ही हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि पुराने घर की छत ऊपर से टूट गई थी और हमारा नया घर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था।
और जो हमारा पुराना घर था वो गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए आने जाने में तकलीफ हुआ करती थी। अब तकरीबन 10 दिन हो चुके थे, हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। एक रात की बात है, मेरा भाई जिद कर रहा था कि उसे वो खिलौना चाहिए जो कि हम लोगों ने पुराने घर में छोड़ दिया है। इतने दिन तो हमने उसे बहला फुसला के कुछ ना कुछ समझा के उसे चुप करा दिया था, पर उस दिन वो बहुत रो रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे भाई की उम्र 8 साल की है। फिर क्या था, मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि मैं पुराने घर पे जाऊं और वो खिलौना लेके आऊं। और वैसे भी मुझे बीच में ही दादी मिलने वाली थी, क्योंकि मेरी दादी गांव के बाहर कुछ काम से गई थी। दादी का फ़ोन आया कि अब वो रोड के ऊपर है और वो थोड़ी ही देर में पुराने घर तक आ जाएगी, तो दोनों मिलके वो खिलौना लेके नए घर पे आ जाएंगे। मैंने भी फिर हामी भर दी। मैं चलते हुए अपने पुराने घर की ओर जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट में ही मैं अपने पुराने घर पे पहुंच गई थी, क्योंकि बीच में ही मेरी दोस्त के पापा ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने देखा कि मेरी दादी अब तक वहाँ पे आई नहीं है। मैंने सोचा कि डर की बात क्या है, अपना ही तो घर है ना। इसलिए मैंने फिर ताला खोला और घर के अंदर चले गई। मेरे हिसाब से वो खिलौना स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ होगा, इसलिए मैं पहले स्टोर रूम में गई, पर मुझे वो खिलौना कहीं नहीं मिल रहा था। सच बोलूँ तो मुझे अब थोड़ा डर भी लग रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखती तो पीछे कोई भी नहीं होता था। मैं सिर्फ फ़ोन के सहारे ही यहाँ वहाँ खिलौना ढूंढ रही थी, क्योंकि उस घर की बिजली हम लोगों ने बंद करवा दी थी। अब मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर के बाहर चले जाती हूँ। इसलिए फिर मैं घर के बाहर आ गई। मैंने देखा कि हमारे उसी घर के छत पे कोई लड़की खड़ी हुई है जिसकी उम्र 7 साल की है। मुझे तो पहले लगा कि ये मेरा भ्रम होगा, पर मैं गलत थी। वहाँ सच में कोई लड़की थी। मैंने सोचा कि शायद वो लड़की दूसरी तरफ से खेलते खेलते यहाँ आ गई होगी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से है। मैं फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अब छत पे चले गई। जब मैं छत पे गई तो वो लड़की एक कोने में ही खड़ी हुई थी। वो लड़की दूसरी तरफ देख रही थी। मैं उसके पास गई और उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो लड़की अचानक से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं समझ गई थी कि यह पक्का भूत है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके नीचे उतरने लगी। पर नीचे उतरते उतरते मेरा पैर फिसल गया और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पे थी और मेरे मम्मी पापा मुझे देख के रो रहे थे। पास ही में ही एक तांत्रिक बाबा थे। जैसे ही मैं उठी, उन्होंने मुझ पे झाड़ फूँक करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3-4 घंटे तक मेरा झाड़ फूँक हुआ। मुझे बस इतना याद है कि मैंने घड़ी पे दोपहर के 12 बजे का टाइम देखा था और फिर से जब मेरी आँख खुली तो 4 बज रहे थे। बस मुझे इतना ही याद है, बीच का कुछ भी मुझे याद नहीं है। मैंने जब मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और हंस रही थी और सारा सामान यहाँ से वहाँ कर रही थी और बाबा जी का गला पकड़ के उन्हें डरा रही थी। ये सारी चीज़ें सुन के मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर अब मम्मी ने कहा था तो उनकी बात माननी ही थी। थोड़े दिनों तक मुझे कमज़ोरी जैसा लगा, फिर जाके मेरी तबीयत ठीक हो पाई। मेरा नाम अंजू है और ये घटना मेरे साथ 2020 में घटी थी। ये समय लॉकडाउन का था और मैं महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। एक रात की बात है, मेरे पापा ने मुझसे और मेरे बड़े भाई से कहा कि वो उनके लिए पान लेके आए। पापा का पैर टूट चुका था और मम्मी को कैसे बेच सकते थे, इसलिए मेरे पापा ने मुझे और मेरे बड़े भाई अभय को साथ में जाके पान लेके आने को कहा। वैसे लॉकडाउन तो था ही, पर हम लोग उस पान वाले अंकल के घर जाने वाले थे। मेरे पापा की और उनकी अच्छी बनती थी। पापा ने उनको फ़ोन करके कह दिया कि वो उनके लिए पान रेडी रखे, बच्चे लेने आएंगे। हम लोगों ने फिर ज़्यादा सोचे बिना
पान वाले अंकल के घर जाने लगे। उनका घर हमारे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। उनके और हमारे घर के बीच एक छोटा सा गार्डन पड़ता है और गार्डन के बाद तकरीबन 50-100 मीटर तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है। उनके घर के आगे एक नर्सरी थी और उसके पास ही एक सुनसान रोड था। हम लोग रोड के ऊपर से चलते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने फिर वहाँ से पान लिया और फिर अपने घर की ओर मुड़ने लगे। मेरे भाई अभय ने कहा कि यार मुझे कुछ दिख रहा है, वहाँ झाड़ियों पे कोई तो बैठा हुआ है। मैंने अभय से कहा कि पागल है क्या तू, देख मुझे पहले ही डर लगता है, तो ये सारी चीज़ें बोल के मुझे मत डरा वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। तो उसने कहा कि नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ, तू प्लीज़ एक बार देख, वो धीरे धीरे अपने पास ही आ रही है। मैंने जब उस तरफ देखा तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने देखा कि एक औरत जिसने काले कलर के कपड़े पहन के रखे थे वो झाड़ियों पे से यहाँ वहाँ कूदती हुई हमारे पास ही आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि यह पक्का चुड़ैल है, इसलिए मेरे भाई को कुछ बोले बिना उसको सिर्फ आगे देख के चलने को कहा। मैंने फिर उससे कहा कि वो एक पागल औरत है। मेरा भाई भले ही बड़ा था पर ये सारी चीज़ों में मानता नहीं था, इसलिए फिर उसको कह के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कहती तो वो उल्टा उस औरत के पास जाके कुछ ना कुछ पागलपन करता। मैंने हनुमान चालीसा मन में ही पढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक नाके के पास आई और पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत अब वहाँ पे खड़े होके हंस रही थी और बोल रही थी कि आज तो तुम बच गए, अगली बार अगर यहाँ आओगे तो मारे जाओगे। अब ये आवाज़ मेरे बड़े भाई ने भी सुनी थी। वो बहुत डर गया था क्योंकि उस औरत के मुंह से खून निकल रहा था, जिस खून को अभय ने देख लिया था। वो भागते भागते अब घर के अंदर चले गया। मैं भी फिर घर के अंदर चले गई। मम्मी पापा को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत ही बाबा जी को फ़ोन किया। बाबा जी आए और फिर हमें तावीज़ दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, वो चुड़ैल इतनी भी शक्तिशाली नहीं कि वो तुम्हें मार सके, वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी। मेरा नाम शांतनु है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। लॉकडाउन का समय था। हमारे खेतों में मुझे कुछ काम था। कोरोना का कहर बहुत था, तो मैंने मेरे पापा से बोला कि आप सब लोग घर में ही रहिए। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलके खेतों की रखवाली करेंगे और सुबह होते ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया में पुलिस भी घुमा करती थी। हम लोग रात के 11 बजे जाते और 5 बजे तक वापस आ जाते, जिससे कि पुलिस वालों को पता भी ना चलता। रात में खाना खा के फिर मैं और मेरा दोस्त रमन खेतों के लिए निकल गए। हम लोगों को ये डर था कि कहीं कोई जानवर हमारी फसलों को बर्बाद ना कर दे, और आपको तो पता ही है उस टाइम पे कितनी पाबंदियाँ लगी थी। हम लोग फिर रात को खाना खा के खेतों के लिए निकल गए। मेरा और मेरे दोस्त का खेत पास ही में ही था, तो हम लोगों ने सोचा कि बीच में एक छोटा सा पेड़ है, उसके नीचे खटिया बिछा के सो जाते हैं। हम लोगों ने फिर वहाँ पे ही आग जला ली थी। फिर मैं और मेरे दोस्त रमन ने कुछ चक्कर मारे और हम लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक है, इसलिए फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार देख, वैसा भी सब कुछ ठीक है, मुझे नींद तो आ नहीं रही, तुझे नींद आ रही हो तो तू थोड़ी देर के लिए सो जा। वैसे भी उसको नींद आ रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले सो गया। अब रात के 2:30 या 3 बजे थे। मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि 1-2 चक्कर मार लेता हूँ फिर सो जाता हूँ। फिर मैंने लाठी ली और फिर खेतों का चक्कर मारने के लिए निकल पड़ा। मैं फसलों के बीचों बीच से जा रहा था। मैं जब दूसरी ओर पहुंचा तो मुझे झाड़ के ऊपर कोई आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि शायद कोई बंदर वगैरह होगा, पर शायद मैं गलत था। मुझे उस पेड़ के ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी।
सच बोलूँ तो मैं बहुत डर गया था। मैं वैसे भी थोड़ा डरपोक था। मैंने टॉर्च मार के वहाँ देखने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उस पेड़ पे टॉर्च मारी, मुझे एक औरत उल्टी लटकी हुई वहाँ पे दिखाई दी। मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पर आप नहीं मानोगे, उस औरत ने अपने हाथ लंबे कर लिए और मेरे पैरों को पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया। पर फिर भी बजरंगबली का नाम लेके मैं जैसे तैसे करके अपने दोस्त के पास आया। फिर उसको उठाने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं रहा था। मुझे दूर से ही किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था कि अब वो औरत हमारे ही तरफ आ रही है। इसलिए मैंने मेरे दोस्त के ऊपर थोड़ा पानी छिड़का। वो उठा और उसको मैंने कहा कि चल यार, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। शायद वो भी मेरी बात समझ गया था, इसलिए वो बिना कुछ बोले मेरे साथ वापस आ गया। तकरीबन 4 बज रहे थे। हम लोग जैसे तैसे करके हमारे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैंने मेरे मम्मी पापा से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना मुझे और मेरे दोस्त को मंदिर में बिठा दिया। हमारे ऊपर गंगा जल छिड़का और हनुमान चालीसा को सुबह तक पढ़ते रहे। शायद उसका असर हो गया था। हम लोगों को थोड़ा बुखार चढ़ गया था, पर फिर बाबा ने हम लोगों को कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों पे गंगा जल छिड़क दिया और हनुमान चालीसा पढ़ ली, वरना इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ हो सकता था। मैंने खैर मनाई कि मेरी और मेरे दोस्त की ज़िंदगी बच गई। मेरा नाम सना है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल अगस्त महीने में घटी थी। लॉकडाउन का समय था। तो हुआ यूँ कि हमें अचानक से फ़ोन आया कि मेरी नानी की तबीयत खराब हो चुकी है और वो हम लोगों को आखिरी बार मिलना चाहती है। हम लोगों ने फिर जैसे तैसे करके पुलिस की परमिशन ली और फिर हमारे गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हमारी नानी के घर चले गए। हमारा गांव थोड़ा अच्छा था। नानी का गांव जैसे पुराने ज़माने का हो वैसे था। जंगल ही जंगल थे और वहाँ की फैमिलीज बहुत ही कम थी। नानी का इलाज चला। कुछ दिनों में नानी की तबीयत ठीक हो चुकी थी। अल्लाह का शुक्र था कि नानी को कोरोना नहीं हुआ था। हमने सोचा कि वैसे भी यहाँ आ गए हैं, क्यों ना और थोड़े दिन रह जाए। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हर रात मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ। आपकी स्टोरी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। तो एक रात की बात है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और फिर लोग भी नानी की खबर पूछने के लिए आ रहे थे। सब कुछ खत्म होते होते 11 बज चुके थे। मुझे अभी भी याद है, मैं आपकी स्टोरीज को लूप में सुना करती थी। ईयरफोन्स लगा के मैंने आपकी स्टोरी स्टार्ट की और आंखें बंद करके स्टोरी सुनने लगी। मुझे नींद कब आ गई समझ में ही नहीं आया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 2:30 बज चुके थे। ईयरफोन्स निकाल दिए और फोन साइड में रख दिया। मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई और आपको गांव का सिस्टम पता ही है, गांव के वॉशरूम बाहर होते हैं। मैं बाहर वॉशरूम करने के लिए चले गई। मैं नींद में ही थी। जैसे मैं वॉशरूम करके बाहर निकली तो मुझे मेरे दादी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी दादी झाड़ियों में से बुला रही थी, पर यह हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी दादी तो अभी भी दूसरे गांव में थी और मैं जहां आई थी वो मेरे नानी का घर था और मेरी दादी 2 दिन पहले ही वहां से चली गई थी। मुझे अब थोड़ा डर लग रहा था, पर मैंने सोचा कि मेरी दादी को मदद की ज़रूरत होगी क्योंकि मेरी दादी दर्द से कर्रा रही हो ऐसे आवाज़ कर रही थी और मुझे बुला रही थी, सना सना बेटा यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चमका। मैं सीधे सीधे झाड़ियों में चले गई। जब मैं झाड़ियों में गई तो मैंने वहाँ पे एक भैंसे को देखा जो कि मेरी दादी की आवाज़ निकाल के मुझे बुला रहा था। मैं समझ चुकी थी कि यह कोई जिन का चक्कर है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही मैं अल्लाह का नाम लेके और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते घर के अंदर आ गई और रोने लगी। मेरी आवाज़ सुन के सारे घर वाले जाग चुके थे। वो लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं,
आधी रात में मौलाना को बुलाया गया। मौलाना ने मेरे ऊपर झाड़ फूक किया, तब जाके मेरी तबीयत में सुधार आया। ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। हुआ यूँ कि लॉकडाउन का समय था। मेरे पति आम के बागों की रखवाली करते थे। हम लोगों को भी थोड़े समय के बाद वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मेरे पति को पीने की आदत थी। वो सारा दिन रखवाली करते और रात के टाइम पे शराब पी के हंगामा करते थे। एक एक बार वो बिना हंगामा किए ही सो जाते थे। एक रात की बात है, वो बहुत पी के आए थे। उन्होंने कहा कि उनको बहुत गर्मी लग रही है, वो इसलिए आम के बागों के बीच सोना चाहते हैं। मैंने फिर उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये पक्का मुझे मारेंगे। मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके हमारे ही रूम में सो गए थे। मेरे पति खटिया बिछाकर आम के बागों के बीच सो गए। मुझे वैसे मेरे पति की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनको नींद में बड़बड़ाने की आदत थी और वो डर के मारे उठ जाते थे। तो हुआ यूँ कि तकरीबन रात के 2:30 बजे मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि मेरे पति नींद में ही चिल्ला रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं फिर सो गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर से मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मुझे चिल्ला के बुला रहे थे। मुझे अब थोड़ा मामला सीरियस लगा, इसलिए मैं उनके पास चली गई। जब उनके पास गई तो मेरे पति खटिया के नीचे गिरे हुए थे और डर के मारे पेड़ों के एक कोने में देख के चिल्ला रहे थे। मैंने जब उनके पास जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक औरत को पेड़ के ऊपर बैठते हुए देखा है। पर यह कैसे हो सकता है? कोई औरत एक पेड़ पे कैसे बैठ सकती है? उनको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप नशे में हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें दिख रही है। शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे ही रोज़ होते रहता। रोज़ वो पी के आते और रोज़ गर्मी के बहाने बाहर जाते और बाहर सो जाते, आधी रात को चिल्लाते, और ये सब कुछ तकरीबन 10-15 दिन तक चलते गया। मेरे पति की हालत भी अब ख़राब हो चुकी थी। वो दिन ब दिन सूखते जा रहे थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा, असलम आपको क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। पर वो कुछ भी ना बोलते। वैसे वो देसी पीते थे और गांव में भी वो मिल जाता था। लोग पुलिस वालों से छुपाकर देसी बेचते थे। वो रात आखिरकार आ ही गई। मेरे पति ऐसे ही सो रहे थे और अचानक से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं जब उनके पास गई तो मैंने भी वो साये को देखा। जब मैंने वो साये को देखा तो मैं समझ गई थी कि ये पक्का नापाक रूह है। इससे जितना जल्दी छुटकारा पाए उतना अच्छा होगा। मेरे पति ने कहा कि वो औरत उनके छाती पर बैठ के उनका गला दबा रही थी। मैं वैसे थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती थी। वो चाहे जैसे भी हो मेरे पति थे। मैंने कहा कि आप अभी दुआ पढ़ लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने शायद यही गलती कर दी। दूसरे दिन मेरे पति ने कहा कि वो अब वहाँ नहीं सोएंगे। वो हमारे साथ ही सोने लगे। तकरीबन रात के 3 बजे की बात है। वो अचानक से उठे और औरत की आवाज़ में बातें करने लगे। सच बोलूँ तो वो 2 मिनट के लिए मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि आप भी इमेजिन कर सकते हो एक आदमी जो कि औरत की आवाज़ में बातें करे। ये इतना डरावना था कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती थी। उस टाइम पे मेरे पति की आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और गांव यहाँ से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर का था। मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। सोचा कि आयत पढ़ूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ ठीक रहा,
जैसे ही मैंने आयत पढ़ना बंद कर दिया, मेरे पति ने मुझे गले से पकड़ा और साइड में फेंक दिया। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी और वो सूख भी गए थे। इनमें इतनी ताकत कैसे आई मुझे पता नहीं चला। मैं मस्जिद गई और फिर वहाँ के मौलाना को ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ वो सारी चीज़ें तुम लाके रखना। उनके कहे हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें लाके उनके सामने रख दी। वो शाम के तकरीबन 7 बजे हमारे घर आ चुके थे। उनको देखते ही मेरे पति उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिए। बोले कि ए दुष्ट मौलाना, तू कुछ भी नहीं कर सकता, इन सारे लोगों को खा जाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि वो आवाज़ अब किसी आदमी की थी, पर वो मेरे पति की नहीं थी। मौलाना ने आयतें पढ़ी। वो शैतान ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि वो मुझे मार देगा। उसको मैं पहले दिन से ही पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो मेरे पति को मार के मेरे पति की जगह लेना चाहता था। मैं वो सुन के डर चुकी थी। मौलाना ने फिर थोड़े देर के बाद सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे पति बेहोश पड़े थे। उन्होंने कहा कि जब तुम बाज़ार में गई थी और फिर वापस आ रही थी तो एक पेड़ के ऊपर जिन बैठा हुआ था, उसको तुम पसंद आ गई। तुम्हारे पास तावीज़ था, इसलिए वो तुम्हारे अंदर नहीं आया, पर उसने तुम्हारा पीछा तुम्हारे घर तक किया, तुम्हारे पति के अंदर आ गया और ये सब हुआ। ये तावीज़ मैं तुम्हें तुम्हारे पति के लिए दे रहा हूँ, उनको पहना देना। गलती से भी ये तावीज़ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो एक इफ़रीत जिन है और तुम इफ़रीत जिन के बारे में जानती हो। अगर गलती से भी ये तावीज़ टूट गया तो तुम्हारी हालत क्या हो सकती है ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने फिर वो तावीज़ को मेरे पति को पहना दिया। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया। मेरा नाम नीलेश है और मैं उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल लॉकडाउन के टाइम पे घटी थी। लॉकडाउन का टाइम था, सब कुछ जैसे शांत हो चुका था। सच बोलूँ तो मैं लॉकडाउन को एंजॉय करने लगा था, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे मैं कुछ नहीं करता था और हॉस्टल से मैं कुछ ही दिन पहले आया था। यह घटना वैसे अप्रैल महीने की है। जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ मैं अपने घर आ गया था। हम लोग खेतों में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा एक किसान थे। मेरा तो एक ही रूटीन था, मैं रात में खाना खाता और गांव तक चल के जाता, वहाँ से सोडा पीता, दोस्तों के साथ बातें करता और वापस आता। एक रात की बात है, मैं रात के 8 बजे खाना खा के गाँव तक 2-3 किलोमीटर तक चल के दोस्तों के साथ बातें करते करते सोडा पी रहा था। मुझे समय का पता ही नहीं चला। जब मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई तुम घर आ जाओ, तब मुझे पता चला कि रात के 11:30 बज रहे हैं। उस टाइम पे भले ही लॉकडाउन था, पर गांव के अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही थी। लोग लॉकडाउन को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। मैं फिर सोडा पी के दोस्तों को अलविदा कह के अपने घर के तरफ आ रहा था। जैसे ही मैं खेतों के एरिया में आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ना ही सही समझा। मैं जैसे ही आगे बढ़ता गया, वो आवाज़ें और तेज़ होते गई। एक पल तो ऐसा आया कि मुझे एक औरत के हंसने का आवाज़ आने लगा। मैं अब पक्का श्योर हो चुका था कि यह पक्का
कोई चुड़ैल का ही काम है, क्योंकि इस जगह पे इस टाइम पे किसी इंसान का आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे गांव के लोग ज़्यादातर दिन में ही काम करते थे और सीज़न भी नहीं थी कि लोग आधी रात तक खेत में रहे। और अगर किसी को भी आना होता तो वो 7-8 बजे के बीच में ही आ जाता। मैंने फिर अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक औरत दिखाई दी। वो औरत दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। मैं समझ गया था कि ये चक्कर क्या है, पर फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता था कि ये चीज़ क्या है, इसलिए मैंने उसके पैरों के तरफ ध्यान दिया। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुका था कि अब मेरा बचना मुश्किल है, पर फिर भी मरता क्या ना करता। मैं भागने की कोशिश करने लगा। मैं भागते गया। जैसे ही मैं भाग के थोड़ा आगे गया, उस औरत ने पता नहीं कैसे मेरे पैरों को पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। वो औरत अब धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे उसे देख के बहुत डर लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शिवजी का नाम लिया, वो औरत पीछे मुड़ गई। मैं समझ गया था कि अब मुझे भागना होगा। मैं भागकर अपने घर आ गया और घर वालों को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अब से तुम जाना मत बाहर, वरना वो औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तब से मैंने रात में जाना बंद कर दिया है। ये घटना मेरे साथ पिछले साल जून महीने में घटी थी। हुआ यूँ कि मैं गांव से अपने घर खेतों की तरफ जा रहा था। मैं बाइक पे था। अचानक से मेरे बाइक का वज़न बढ़ गया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, पर थोड़ा आगे जाते ही मैंने जब मेरे शीशे से पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक काला साया दिखा। मेरे बाइक का बैलेंस बिगड़ा, पर फिर भी मैंने मेरे बाइक को संभाल लिया। फिर से वो साया मुझे दिखा। मैं पास के मंदिर में जाके थोड़ी देर के लिए बैठ गया, पर वो औरत वहाँ से नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने सारी रात मंदिर में गुजारी। सुबह होते ही मैं घर आ गया। ये कहानी भले आपको छोटी लगे, पर सच में ये मेरे साथ घट चुका है। मेरा नाम रफ़ीक है और मेरा एक छोटा सा गराज है। मेरी उम्र 28 साल की है। मेरी पत्नी फरहाना 25 साल की है। हम लोग नासिक के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ये घटना मेरे साथ इसी साल अप्रैल के महीने में घटी थी। मेरा ज़्यादातर वक्त गराज में ही गुजरता था। रात को घर आके मैं खा के सो जाता था। मैं मेरी पत्नी फरहाना को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, इससे वो हमेशा मुझसे चिढ़ी हुई रहती थी। पर लॉकडाउन होने से मेरे घर पे शांति का माहौल था, क्योंकि मैं घर पे ही रहता था। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश था, पर अपनी पत्नी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता रहता था। हमारे 2 बच्चे थे, 2 ही बेटे थे। लॉकडाउन होने की वजह से मेरा काम भी रुक गया था। मैं ज़्यादातर अपना वक्त घर पे ही गुजारता था। फरहाना और मेरी अम्मी अब्बू खेत में काम करते थे। हमारा छोटा सा खेत था। एक दिन हुआ यूँ कि हम लोग खेत से काम ख़त्म करके घर जा रहे थे। तब मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। काफ़ी शाम भी हो चुकी थी। मैंने सबको बोला कि मैं आता हूँ, आप लोग आगे बढ़े। मैं अपना काम ख़त्म करके चला गया। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक रहा। तीसरे दिन रात को जब मैं नींद से उठा तो देखा कि मेरी पत्नी बेड पे नहीं थी। मैं उठ के उसे ढूंढने गया। बाहर देखा कि मेरी पत्नी मुझे पीठ दिखाए बाहर चांद को देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं उसके पास गया, मगर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पीछे मुड़ी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक भयानक चेहरा था। उसने मुझे सर पे मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो गई थी और मेरे घर वाले वहीं बाहर
मुझे देख के पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ। मैंने सब कुछ बताया, पर उन्हें लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था और नींद में चल के बाहर आ गया। उसी दिन दोपहर को मेरे बच्चों को घर छोड़ के खेत गया और शाम तक आया तो मेरा पहला लड़का मुझे मरा हुआ पाया गया। मैं वो देखकर जैसे अंदर से टूट गया था। हम लोग बहुत रोए। दूसरे लड़के ने कहा कि उसने एक बड़े से आदमी को देखा था और फैज़ यानी मेरे पहले लड़का उसके पीछे चला गया। जब वो वापस आया तो बोला कि उसे सोना है और वो सो गया। बाद में वो कभी नहीं उठा। चौथी रात को हद हो गई। मेरी नींद रात के 2 बजे खुली। मेरी पत्नी बेड पे बैठकर मुझे देख रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। वो मेरा गला ज़ोर ज़ोर से दबा रही थी। आँख खुली तो देखता हूँ कि मेरी पत्नी रूम में ही नहीं है। फरहाना मेरे दूसरे बच्चे के पास दूसरे रूम में सोई हुई थी। उसी दिन मेरी पत्नी ने 5 लोगों का खाना अकेले खा लिया। हम लोग वो देख के डर गए। हमने सोचा कि फैज़ के मरने के गम में फरहाना दिमागी रूप से बीमार हो गई है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। 5वीं रात बहुत डरावनी थी। मेरी पत्नी फरहाना एक भूत जैसे रूप में आ गई थी। वो ज़ोर ज़ोर से किसी आदमी के आवाज़ में चिल्ला रही थी। उसने अहमद यानी मेरे दूसरे लड़के को हवा में उछाल दिया। मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया। मैंने फरहाना को बोला, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? वो ज़ोर ज़ोर से हंसी और वो मुझे मार रही थी। मैंने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। वो शांत हो गई। मेरे अम्मी अब्बू भी पता नहीं वो आवाज़ वो लोगों ने सुनी ही नहीं। दूसरे दिन मैं हमारे पास वाली मस्जिद के पास मौलाना के घर गया और उनको सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि वो अब कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने बोला कि मैं मेरी पत्नी को उनके घर ले आऊँ। हम लोग मोहल्ले के 4-5 आदमी फरहाना को बांधकर उठा के मौलाना के पास ले गए। वहाँ मौलाना ने सारी तैयारी करके रखी थी। जैसे ही मौलाना ने फरहाना के आँख में फूंक मारी तो ज़ोर ज़ोर से वो हंस के बोलने लगी, मर जाएगा तू मौलाना, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी नस्लों को तबाह कर दूंगा। पहले मुझे इसकी नस्लें भी तबाह करनी है, वो मुझे करने दे। मौलाना बोले, क्या बिगाड़ा है इस बच्चे ने तेरा? मेरी पत्नी बोली, पूछ ले इससे। मौलाना आंख बंद करके आयतें पढ़ने लगे। फिर मौलाना ने बोला कि मैंने जिस दिन जिस जगह पर टॉयलेट किया था वह जिनका बसेरा था। वो गुस्सा हो गए थे कि उनकी जगह को मैंने कैसे गंदा कर दिया। ये इफ़रित जिन है। ये जिन बहुत ख़तरनाक होते हैं। बहुत झाड़ फूँक करने के बाद भी वो नहीं माने। मैंने जिन्नात से माफ़ी भी मांगी, पर फिर भी वो मेरी पत्नी को नहीं छोड़ रहे थे। मौलाना ने हमें बाहर जाने को कहा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जैसे आदमी औरत एक साथ बात कर रहे हो। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और आखिरकार एकदम सब कुछ शांत हो गया। मौलाना ने सिर्फ मुझे अंदर बुलाया और तावीज़ को दिखा के मेरी पत्नी को पहना दिया और बोले कि इस तावीज़ को कभी मत उतारने देना, और कहा कि जिन्नात ने 1000 रसगुल्ले, 1 दर्जन नए कपड़े और 10 किलो गोश्त मांगा है फरहाना को छोड़ने के बदले। ये सारी चीज़ें हमें वही रखनी होगी। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जिन्नात के कहने अनुसार वही रख दी और मेरी पत्नी फरहाना ठीक हो चुकी थी। अल्लाह के करम से आज सब कुछ ठीक है। आज तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं और सब कुछ ठीक है, पर मैंने मरे बच्चों को खो दिया था।
मैंने सोचा अब जी के क्या करूँगा, पर जीना था। मेरी पत्नी इस सदमे को सह नहीं पाई। वो 2-3 महीने तक कोमा में रही, पर चमत्कार ये था कि वो फिर से कोमा से लौट गई थी। अब सब कुछ ठीक था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं असम का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ ही दिन पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। आपको तो पता ही होगा कि कोरोना की केसेस की वजह से हमारी एग्जाम्स कैंसिल हो गई थी। तो बात उस दिन की है जिस दिन हमारे एग्जाम्स कैंसिल होने का नोटिफिकेशन हमें आया था। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे। फिर हमने सोचा कि वैसे तो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं और हमारे हॉस्टल में भी हमें खाना देना उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब घर चले जाए। वैसे भी 15-20 दिन तक एग्ज़ाम्स नहीं रहने वाले हैं। इससे अच्छा हम लोग घर चले जाएंगे और एग्ज़ाम्स की डेट होते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। दोस्तों से कहा कि चलो यार हम लोग घर चले जाते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं हम लोग घर नहीं गए, तो इस बहाने घर वालों से मिल लेंगे और जब डेट्स आएंगे तो वापस आ जाएंगे। मेरे दोस्त ऋषभ के पास कार थी। वैसे भी हमारी कोई एग्ज़ाम्स नहीं थी और ऋषभ ने कहा कि चल यार हम लोग असम घूम आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उसके गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे और घर पहुंच जाएंगे और फिर थोड़े दिन यहाँ वहाँ घूम कर फिर ऋषभ के साथ ही वापस चले आएंगे। वैसे भी इस पैसे वाला था और वो भी फ्री ही था और टाइम की कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग फिर असम जाने के लिए दूसरे ही दिन निकल गए। मैंने हॉस्टल से अपना पूरा सामान ले लिया और मेरे बाकी 2 दोस्तों को भी अपना सामान लेने को कह दिया। हम लोग अपना सामान लेके गाड़ी की डिक्की में रख के हम लोग वापस जाने लगे। जैसे ही रात होती हम लोग किसी ना किसी जगह पे रुक जाते, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि नाइट कर्फ्यू का माहौल था। ज़्यादा लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे। गाड़ी अभी इक्का तुक्का हमें दिख रही थी। तो हमने सोचा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग रात के टाइम पे किसी होटल या लॉज में रुक जाएंगे। तकरीबन 2 दिन ट्रैवल करने के बाद हम लोग असम के करीब पहुंच गए। उससे तकरीबन 4 या 5 घंटे का रास्ता ही था और रात के 10 बज चुके थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना लॉज लेने से अच्छा है कि हम लोग अपने घर ही चले जाए और हमने घर में फ़ोन करके कह दिया था कि हम लोग घर आने वाले हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग अब चले जाएंगे, क्योंकि एरिया अपना ही था तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। हम लोग खाना खा के फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, शायद 10 या 15 किलोमीटर ही होगा, हम लोग किसी जंगल जैसे इलाके में आ गए। ऋषभ ने बोला कि यार मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं थोड़ी देर बाहर यहाँ वहाँ टहल आऊँ। ऋषभ के लिए ये सब नया था, क्योंकि वो बचपन से ही हैदराबाद में पला बड़ा था, वो भी एक पॉश एरिया में, जहाँ ऐसे जंगल दिखना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। तो हमने भी बोला कि ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर बाहर घुमाना, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर ऋषभ वहाँ झाड़ियों के अंदर थोड़ी देर के लिए चला गया। जब आधा घंटा हुआ वो वापस नहीं आया तो हमें टेंशन जैसा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मेरे 2 दोस्तों से कहा कि यार लगता है ऋषभ के साथ कुछ हुआ है, वरना वो इतनी देर नहीं लगाता। वैसे ऋषभ बहुत डरपोक भी था, पर फिर भी शो ऑफ के लिए वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता था। फिर हम लोग नीचे उतरे और फिर उसको ढूंढने लगे। दूर दूर तक ऋषभ का कोई अता पता नहीं था। हम लोग को बहुत टेंशन हो रही थी। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत डर गया था, क्योंकि मेरे कहने पे ऋषभ को उसके मम्मी पापा ने मेरी गारंटी पे हमारे साथ भेजा था। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं ही उस चीज़ का जिम्मेदार होगा। फिर हम लोगों ने ऋषभ को पीछे की तरफ ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर हम लोग जंगल के अंदर चले गए। फिर एक जगह जाके हमने देखा कि ऋषभ ऐसे ही हमारी तरफ पीठ करके पैर पलटाए हुए बैठा हुआ है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, ऋषभ यार
तू कब से गायब है? हमें कितनी टेंशन हो गई थी, तुझे पता है क्या? पर फिर भी ऋषभ ने कोई आंसर नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद यह मजाक कर रहा होगा। जब मैं उसके पास गया तो उसे देख के मैं शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें पलटी हुई थी, मतलब उसकी आंखों की पुतलियाँ मुड़ गई थी और सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुरंत ही ऋषभ को लेके गाड़ी में बिठाकर पास ही किसी गांव में चले गया। वो गांव वाले ऋषभ को देख के समझ गए थे। उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं की और ऋषभ को लेके एक बाबा के पास चले गए। बाबा ने 3-4 घंटे कुछ मंत्र पढ़े, तब जाके ऋषभ की हालत में सुधार आया। पूछने पर बाबा ने बोला कि ऋषभ जब अंदर गया था तो उसके पैर से कुछ टकरा गया था और वो वहाँ सिगरेट भी पी रहा था। वो चीज़ जंगल में रहने वाली आत्माओं को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ऋषभ को बेहोश कर दिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो खैर बनाओ कि ऋषभ को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना वो आत्माओं को अगर ज़्यादा गुस्सा आता तो उसकी जान जाना पक्का था। और अच्छे से पूछने पर गांव वालों ने हमें बताया कि एक औरत वहाँ रहती थी। एक औरत पागल थी और वही रहती थी। तो किसी ने उस औरत को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया था। तब से वो औरत सब लोगों को ऐसे ही सताती है, जंगल की आत्मा बनके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। मेरी उम्र 35 साल की है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल घटी थी। लॉकडाउन का समय था। अचानक से मेरे दादा की तबीयत खराब हो गई। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें अपने दादा की खबर पूछने आना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस सिचुएशन थी। उन्होंने तो खुल के कुछ भी नहीं बोला, पर मैंने उनकी बातें समझ ली थी। मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने सोचा कि गांव से सुरक्षित जगह हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा घर गांव में बहुत बड़ा था। तो अगर दादाजी को क्वारंटाइन घर में करना पड़ा तो भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, पर दादाजी को हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन किया गया था। दादी अब अकेली पड़ चुकी थी। मैं दादी का लाडला था, तो दादी ने मुझसे फ़ोन करके फिर से कहा कि बेटा तू आ जा अपने दादा से मिलने। फिर मैंने कहा कि ठीक है दादी, मैं आ जाता हूँ, आप चिंता मत करिए। वैसे मेरे बच्चे कभी भी गांव में नहीं गए थे, क्योंकि बिजनेस के कारण मुझे गांव में जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। मेरे मम्मी पापा मुझे मिलने के लिए भोपाल ही आ जाते। मैंने फिर ये सारी चीज़ें मेरे वाइफ से शेयर की, तो मेरी वाइफ ने बोला कि अच्छा है कि हम लोग गांव चले जाए, वैसे भी यह सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम अगर शांति से गांव पहुंच जाएंगे तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। फिर मैं भी मेरी पत्नी की बात मान गया। मेरा एक बड़ा बेटा था और छोटी बेटी थी। मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था और मेरी छोटी बेटी 12 साल की थी। हम लोग फिर गांव जाने के लिए निकल गए। मैंने फिर अपना बिजनेस का सारा काम शाम को ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि घर में से ही मैं मेरा ज़्यादातर बिजनेस चलाया करता था। शाम के 7 बजे हम लोग गांव जाने के लिए निकल गए। सफ़र एकदम ठीक था, क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान था। सच बोलूँ तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना माहौल देखा था। सच बोलूँ तो मुझे मानने भी नहीं आ रहा था कि ये कोरोना की वजह से ये सब भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिन मैं मेरे घर में ही पड़ा रहता था और बिज़नेस भी घर से चलाता था। वो बाहर की सिचुएशन के बारे में मुझे नहीं पता था, और अगर पता भी होता तो इतनी सीरियस सिचुएशन होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ड्राइव कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से मेरी गाड़ी पंचर हो गई। हम लोग को एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं रोकना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, चेक तो करना ही था ना। फिर मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों टायर पंचर हो चुके हैं।
मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे छोटे थे और मेरी पत्नी और मैं, हम पूरे रोड पे अकेले थे। मुझे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। हम ऐसे ही सोचते रहे कि हम लोग क्या करें, क्योंकि कोरोना का टाइम था और पंचर की दुकानें खुली रहना शायद मुश्किल था। अगर खुली होती तो भी बहुत दूर थी, क्योंकि पिछला पेट्रोल पंप हमसे करीब 60 या 70 किलोमीटर आगे होगा। हम लोग फंस चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। मेरी छोटी बेटी रो रही थी और चिल्ला रही थी कि मेरी छोटी बेटी को कोई औरत दिख रही है। मैंने फिर उसे चुप कराने की कोशिश की। मैंने सोचा कि ये उसका बचपना है और शायद मेरी अटेंशन पाने के लिए वो मुझसे झूठ बोल रही है। थोड़ी देर बाद एक औरत चलती हुई हमें दिखाई दी। मैं पहले तो थोड़ा घबरा चुका था, पर सोचा कि अब मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर मैंने उस औरत से बात करने की कोशिश की। उस औरत के पास जाके मैंने कहा, अरे बहन जी, आपको पता है क्या यहाँ कोई पंचर करने वाला होगा? तो उस औरत ने जवाब दिया, जी साहब, हमारे गांव में एक पंचर वाला है, पर हमारा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। फिर मैंने घबराहट में कहा कि मिल तो जाएगा ना? फिर उस औरत ने कहा कि जी साहब, आपको मिल जाएगा। पर मैं बेवकूफ़ था। मैंने इस औरत से नहीं पूछा कि अगर तुम्हारा गांव 2 किलोमीटर दूर है तो तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? मुझे जल्दी जल्दी में कुछ नहीं सूझा। मेरे पत्नी से कहा कि मैं अब क्या करूं? मेरी पत्नी ने कहा कि अब आपको जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं आई तो बच्चे अकेले पड़ जाएंगे और मुझे डर भी लग रहा है। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि पूरे दरवाजे लॉक कर देता हो। अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो तुम उसे दरवाज़ा मत खोलने देना। तो मेरी पत्नी मान गई। फिर मैं उस औरत के पीछे पीछे 2 किलोमीटर तक चलते गया। गांव आ गया। उस औरत ने मुझे एक छोटे से घर के पास ठहरा दिया। उस औरत ने फिर उस मैकेनिक को बुलाया। फिर उस मैकेनिक ने कहा कि चलिए भाई साहब, जल्दी चलिए, क्योंकि जहाँ आपकी फैमिली रुकी है वो इलाका बहुत ख़राब है। प्लीज़ भाई साहब, आप जल्दी चलिए। मैं फिर मान गया। वो अपनी बाइक लेके मुझे पीछे बिठा के उस जगह पर गया। पर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैं परेशान हो चुका था। मेरी वाइफ बाहर पड़ी हुई थी और मेरे दोनों बच्चे दूर पड़े हुए थे। उनके माथे से खून निकल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घबरा गया था। मुझे अचानक से पैनिक अटैक आना शुरू हो गया। मैं वही बेहोश होके गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी औरत के घर में था। उस औरत ने कहा कि भाई साहब, आपको क्या हो गया? आप बेहोश हो गए थे। मैंने तुरंत ही अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। फिर उस औरत ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं। फिर मैंने तुरंत कहा कि मुझे मेरी पत्नी और बच्चों से मिलना है। वो औरत मुझे फिर मेरे पत्नी और बच्चों के पास ले गई। जब मैंने मेरे बच्चों और पत्नी को सलामत देखा तो मुझ में जान आई। मेरी पत्नी को होश आ गया। उसने बोला कि जब तुम मैकेनिक के पास गए थे तब एक औरत अचानक से उनके गाड़ी के सामने आ गई और उन्हें मदद की भीख मांगने लगी। उस औरत ने कहा कि उसका पति बीमार है और उसे पैसों की ज़रूरत है। मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, पर मुझे उसकी आवाज़ से लगा कि उसको सच में मदद की ज़रूरत है। तो मैंने गाड़ी का शीशा खोला और उस औरत को पैसे देने लगी। पर अचानक से उस औरत का रूप बदल गया। उसके नाखून बड़े हो गए थे और वो एक बूढ़ी के जैसी लग रही थी। वो औरत ने मेरा हाथ खींच के मुझे नीचे गिरा दिया। मैं जब नीचे गिरी तो मैंने उसके पैरों की तरफ ध्यान दिया। जब मैंने उसके पैर देखे तो मैं पागल हो गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुकी थी कि ये चक्कर क्या है। वो एक चुड़ैल थी।
वो जोर जोर से हंस रही थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मुझे मेरे बच्चों के बारे में सोच के डर लग रहा था। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्ला के ये कह रही थी कि मम्मी, ये वही औरत है जो अपना पीछा कर रही थी। मम्मी प्लीज़ बचा लो मुझे। फिर वो उस औरत ने मेरे दो बच्चों को हाथ से पकड़ा और नीचे गिरा दिया। मेरे सर पे लगा था। मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी। वो औरत मेरे बच्चों को घसीटते हुए जंगल के अंदर लेके जा रही थी। बस मुझे उतना ही याद है, जब मेरी नींद खुली तो मैं तुम्हारे सामने थी। पर गनीमत थी कि मेरे बच्चे बच गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। और उस औरत ने मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं किया था। पर जब मैंने उस औरत से पूछा तो उस औरत ने कहा कि अच्छा हुआ कि कोई गांव वाला वहां से गुजर रहा था। उसने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को देखा। उस गांव वाले ने शिव जी का जाप करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने शिव जी का जाप करना शुरू कर दिया, वो औरत अचानक से गायब हो गई। इस तरह उन बच्चों की और तुम्हारे पत्नी की जान बची, वरना शायद तुम्हारे बच्चे आज जिंदा ना होते।